नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत में किस प्रकार से कुछ एक्ट्स आए, किस प्रकार से ऐसे अधिनियम लाए गए जिससे इन्होंने अपने आप को स्वयं से प्रबल बनाया। बहुत इंटरेस्टिंग है। सीधे तौर पर अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के इंडिपेंडेंस एक्ट तक जो हमारी बात है ना, पहले ही आपको दिख जाएगा। उसी को हम आज के इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। आइए परिचय शासन की शुरुआत से जानते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1600 में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में हुई थी और 1765 में इसे एक शासक निकाय में बदल दिया गया, है ना। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अगर बात करें तो बक्सर की लड़ाई जो 1764 के बाद हुई थी ना, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व एकत्रित करने का जो अधिकार है ये मिल गया था, है ना। इसका अधिकार दे दिया, जबकि है ये एक व्यापारिक कंपनी, मगर धीरे धीरे जो है इसने भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। है एक भारतीय कंपनी। सत्ता का शोषण 1765 से 1772 की अवधि में सरकार की प्रणाली में द्वंद्व देखा गया, जहां कंपनी के पास अधिकार तो थे लेकिन कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं थी। और अगर देखें तो इसके भारतीय प्रतिनिधियों के पास सारी जिम्मेदारियां थी लेकिन कोई अधिकार नहीं थे। इसका नतीजा क्या हुआ? सबसे पहले कर्मचारी जो कंपनी के थे उसमें व्यापक भ्रष्टाचार देखने को मिला, अत्यधिक राजस्व संग्रह और किसानों का उत्पीड़न देखने को मिला, साथ ही कंपनी का दिवालियापन, जबकि कंपनी दिवालिया हो रही थी मगर जो कर्मचारी थे वो फल फूल रहे थे। भ्रष्टाचार हुआ क्योंकि, तो ये एक बहुत गड़बड़ चीज़ थी, है ना। अब ब्रिटिश शासन द्वारा प्रस्तुत अधिनियमों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, विनियमन अधिनियम 1773। कंपनी ने कब्जा बरकरार रखा। इस अधिनियम ने भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को विनियमित करने का भी प्रयास किया। ये देखिए, फिर आता है भारतीय मामलों पर नियंत्रण। तो इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। मैं बार बार आपको ध्यान दिलाऊंगा, है ये एक व्यापारिक कंपनी, है ना। फिर गवर्नर जनरल का परिचय, यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल में प्रशासन गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली एक परिषद द्वारा चलाया जाना था, है ना। तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, इनको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करते थे। तो ऐसी सब चीज़ें हैं, है ना। कहीं ना कहीं अगर हम जाने थोड़ा सा इसके बारे में तो ये बहुत शुरुआत यहीं से होती है। फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी बंगाल कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जानी जाती है ना। साथ ही अपीलीय क्षेत्राधिकार भी स्थापित किए जाने थे, जहां सभी विषय निवारण की मांग करते थे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। 1781 में अधिनियम में संशोधन किया गया और गवर्नर जनरल, परिषद और सरकार के कर्मचारियों को अधिकार क्षेत्र से छूट दी गई यदि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय कुछ भी करते हैं तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हुए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हमारे साथ में आता है। दोहरी नियंत्रण प्रणाली। देखिए, इसने क्या किया, ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की। कैसे? कंपनी राज्य का एक अधीनस्थ विभाग बन गई, है ना, राज्य का अधीनस्थ विभाग, और भारत में इसके क्षेत्रों को ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। हालांकि इसने वाणिज्य और दिन प्रतिदिन के प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखा। निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भी हुई। कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड का उन्होंने गठन किया था। इसमें कौन कौन शामिल था? राजकोष के चांसलर, राज्य के एक सचिव, प्रिवी काउंसिलिंग के 4 सदस्य, क्राउन द्वारा नियुक्त और महत्वपूर्ण राजनीतिक मामले 3 निदेशकों द्वारा, एक गुप्त समिति के जो आरक्षित लोग थे उनके द्वारा किए जाते थे और ब्रिटिश सरकार के सीधे संपर्क में थे। फिर आता है एक चार्टर एक्ट 1793। गवर्नर जनरल को शक्तियों का विस्तार देखने को मिला। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को
उनकी परिषद पर दी गई सर्वोच्च शक्ति को सभी भावी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक बढ़ा दिया था, है ना। वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति भी यहाँ पर हुई। गवर्नर जनरल, गवर्नरों और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही स्वीकृति प्रदान अनिवार्य थी, जो चार्टर एक्ट 1793 में प्रस्तुत किया गया। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने से रोक दिया गया था। ऐसे करने पर त्याग पत्र के समान माना गया, ऐसा कहा गया। अधिकारियों का भुगतान, इसने निर्धारित किया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाना है। ये 1919 तक जारी रहा। कंपनी को ब्रिटिश सरकार को सालाना 5 लाख पाउंड का भुगतान करने के लिए कहा गया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे संशोधन क्या नए गठन किए गए नियमों के। फिर आता है हमारा अगला अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1813। अंग्रेज़ व्यापारियों की मांग। अंग्रेज़ व्यापारियों ने भारतीय व्यापार में हिस्सेदारी की मांग की। ये मांग विशेष रूप से नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण व्यापार में होने वाले नुकसान को देखते हुए की गई थी, जो इंग्लैंड को वाणिज्यिक रूप से पंगु बनाना चाहता था। कंपनी के एकाधिकार का अंत भी हमको देखने को इसमें मिलता है, क्योंकि इसके द्वारा कंपनी को उसके वाणिज्यिक एकाधिकार से वंचित कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्तियों पर क्राउन की जो है निसंदेह संप्रभुता स्थापित कर दी गई। हालांकि कंपनी को चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार का आनंद लेने की अनुमति दी गई थी बस। विद्वान मूल निवासियों को सहायता। साहित्य के पुनरुद्धार, विद्वान भारतीय मूल निवासियों के प्रोत्साहन और भारतीयों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। ये शिक्षा के लिए राज्य की जिम्मेदारी के सिद्धांत को स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम था। फिर आता है हमारा चार्टर अधिनियम 1833। ये चार्टर अधिनियम्स काफ़ी सारे हैं। कंपनी की व्यापार स्थिति, जो कंपनी को चार्टर अधिनियम 1813 के तहत क्षेत्रों के कब्जे और राजस्व संग्रह के लिए प्रदान किए गए 20 साल के पट्टे को इसमें आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि चीन और चाय के व्यापार का एकाधिकार भी अब जो है समाप्त हो गया। फिर आता है यूरोपीय आप्रवासन। ये है यूरोपीय आप्रवासन और भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए, जिससे भारत के थोक यूरोपीय उपनिवेशीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत के गवर्नर जनरल का परिचय भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है और फिर से जो है बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। उन्हें कंपनी के सभी नागरिक और सैन्य मामलों का पर्यवेक्षक, नियंत्रण और निर्देशक करने की शक्ति मिली और सभी राजस्व जो है उनके अधिकार के तहत जुटाए गए और व्यय पर भी उनका पूरा नियंत्रण था। विलियम बेटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। भारत के और बंगाल के दोनों में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। और एट लास्ट हमारा जो इंडिपेंडेंस एक्ट है, इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं, ये है भारत सरकार अधिनियम 1858, है ना। हम यहीं तक जानेंगे। हालांकि 1857 जो 1857 के विद्रोह के परिणाम थे उसकी बात करें तो 1857 के विद्रोह ने जटिल परिस्थितियों में प्रशासन चलाने में कंपनी की सीमाओं को उजागर कर दिया था। विद्रोह ने कंपनी के क्षेत्र पर कंपनी के अधिकार को छीनने की मांग के रूप में अवसर प्रदान किया। कंपनी शासन का अंत भी हमको पिट्स इंडिया अधिनियम द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली यहाँ पर समाप्त होती है और अब भारत को राज्य सचिव और 15 राज्यों की परिषद के माध्यम से क्राउन के नाम पर शासित किया जाना था। परिषद केवल सलाहकार प्रकृति की थी। फिर आता है वायसराय का परिचय। अब भारत के गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय से बदल दिया गया, जिससे उपाधि धारक की प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई, भले ही उसका अधिकार ना हो। वायसराय की नियुक्ति सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी। भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो यहाँ पर जो है बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय ऐसे 3 पद हमको देखने को मिले। ओवरऑल जाने तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं ये। आप सभी को इसके बारे में पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। बाकी अच्छा वीडियो था, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।